हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने लाइट वाला चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन ऑनलाइन क्लासेज में हमारे कम से कम 6 या 7 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। 6 या 7 चैप्टर। आज मैं फिर से एक नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ। बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो देखो, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो प्रतिरक्षा है, एक तो कौन सा पोर्शन है, प्रतिरक्षा, और एक है रक्त समूह है। एक कौन सा है, रक्त समूह है। 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हम डिवाइड करके मतलब पार्ट बाई पार्ट इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन सा टॉपिक, प्रतिरक्षा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, प्रतिरक्षा। ध्यान देना, प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा का मतलब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ प्रतिरक्षा, उसके आगे अगर मैं तंत्र लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम। रोगों से या रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। हमारे शरीर के द्वारा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र मिलता है, ये हमें बॉडी से मिलता है, ये नेचुरल होता है। नेचुरल के अलावा हम बाहर से भी ऐसे बहुत सारे साधन या बाहर से भी ऐसे बहुत सारे कारक अंदर लेते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर के द्वारा बाह्य एवं आंतरिक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। शरीर के द्वारा बाह्य व आंतरिक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। और इस प्रकार के तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये देखो, ये पूरी डेफिनेशन हो गई कि शरीर के द्वारा बाह्य एवं आंतरिक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। और इस प्रकार का जो सिस्टम है, जो बॉडी ने तैयार कर रखा है, ऐसा सिस्टम फॉर्म कर रखा है हमारी बॉडी ने, तो उस सिस्टम को बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। यहां से मैं एक और वर्ड निकालूं वो एक और वर्ड ये है, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनिटी साइंस, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाहरी व आंतरिक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, या फिर बाहरी व आंतरिक रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए अध्ययन किया जाता है। जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 डेफिनेशन देखो। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं ना, इस चैप्टर से डेफिनेशन ज्यादा आएगी, या फिर इस चैप्टर में जैसे मेन हेडिंग हमने उठा ली, कुछ ऐसे अटपटे से वर्ड आते हैं ना, जैसे पैराटोप, एपिटोप, इस चैप्टर से मिलेंगे आपको। जैसे किसी चैप्टर में एक अलग ही शब्द आता है जिससे एक डेफिनेशन बनती है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे प्रतिरक्षा की परिभाषा पूछ ली या प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा पूछ ली, तो प्रतिरक्षा का मतलब आप ऐसे, मैं आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूं या साधारण तरीके से आपके सामने इसको पेश करूं। प्रतिरक्षा का मतलब होता है प्रतिरक्षा, हमारी रक्षा। तो हमारी रक्षा कौन कर रही है, बॉडी।
बॉडी रक्षा कैसे करेगी? मतलब शरीर ने एक ऐसा तंत्र तैयार कर दिया, अंदर से एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया, तो चाहे कोई रोगाणु बाहर से आए या कोई रोगाणु अंदर पैदा हो, तो उन दोनों रोगाणुओं को शरीर क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। यानी कि हमारे शरीर के द्वारा रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता होती है ना, वो क्षमता होती है प्रतिरक्षा। और ये जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, इस पूरे प्रतिरक्षा को किसने बना रखा है? रक्त ने बना रखा है, लसिका ने बना रखा है, या फिर शरीर का कोई अन्य दैहिक पदार्थ हो, अन्य तरल पदार्थ हो, इन्होंने इन सब ने मिलकर इस पूरे सिस्टम को क्या कर रखा है? फॉलो कर रखा है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रतिरक्षा में मैं आपको बता दूं, प्रतिरक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है WBC का। किसका काम होता है? WBC। देखो प्रतिरक्षा में जो अंग काम कर रहे हैं, प्रतिरक्षा में जो अंग काम कर रहे हैं, मतलब वो कौन कौन से अंग है जिन्होंने रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार की है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द ब्लड। एक तो कौन सा है? रक्त, दूसरा लसिका, रक्त है, लसिका है, ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली WBC है, एवं अन्य दैहिक तरल पदार्थ, अन्य दैहिक तरल पदार्थ। देखो ब्लड तो काम कर ही कर रहा है, ब्लड की एक कोशिका है कौन सी? WBC। और WBC को हमारी बॉडी का या फिर हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? सिपाही। WBC को हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? सिपाही बोला जाता है, क्योंकि WBC क्या करती है? रोगों से लड़ती है। और WBC रोगों से कैसे लड़ती है? क्योंकि WBC बनाती है एंटीबॉडी। WBC क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और किसको मारती है? एंटीजन को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चैप्टर का, पूरा चैप्टर इन दोनों चीजों पर घूमेगा। मैं फिर से नोटिस करवा रहा हूं, फिर से स्पीक आउट कर रहा हूं इस चीज को, कि अगर ये पूरा चैप्टर रोटेट होगा, अगर ये पूरा चैप्टर घूमेगा तो सिर्फ इन दो वर्ड्स पर, एक एंटीबॉडी, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी, एक एंटीजन। इन दोनों शब्दों को मैं समझा देता हूं, फिर चैप्टर चालू करते हैं आगे, मतलब आगे का पार्ट उठाते हैं। पहले हमें एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब समझना है। एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब क्या है? तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं एंटीजन का, फिलहाल मैं इन चीजों का मतलब समझा रहा हूं, इसी चैप्टर में नेक्स्ट में हमें इनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एंटीजन का मतलब होता है बाह्य एवं आंतरिक रोगाणु, बाह्य एवं आंतरिक रोगाणु। एंटीजन का मतलब आप अपने दिमाग में डाल लो, एंटीजन का मतलब है बीमारी। एंटीजन का मतलब बीमारी। एंटीजन अंग्रेजी का वर्ड है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई बार मैं लैंग्वेज में एंटीजन यूज करूंगा, फिर कई बार मैं प्रतिजन, एक ही बात है। इंग्लिश में एंटीजन बोलते हैं, हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं, ध्यान देना। तो जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, वो बाह्य और आंतरिक रोगाणु होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ये बीमारी है। जैसे अब जो बाह्य आंतरिक का मतलब ये है कि कुछ एंटीजन बाहर से आते हैं। वो एंटीजन किस किस रूप में होते हैं मैं आपको गिनवा दूं। जीवाणु, बाहर से कोई हानिकारक जीवाणु आया, वो एंटीजन है। बाहर से कोई हानिकारक विषाणु या वायरस आया, वो एंटीजन है। बाहर से कोई प्रोटोजोआ आया, बाहर से कोई फंगस या कवक आया, ये सब बाहर से आ रहे हैं और ये सब बीमारी पैदा करेंगे शरीर में घुसकर, इसलिए हमने इसको बोला बाह्य रोगाणु। इन रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता शरीर बनाता है वही तो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। और आंतरिक का मतलब है हमारे शरीर के अंदर भी कुछ प्रतिजन बन सकते हैं, शरीर के अंदर भी कुछ एंटीजन बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये तो आप समझ चुके हो, बाहर से आने वाले जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अंदर वाले कौन से रोगाणु है? जैसे मान लो अंदर कोई कैंसर कोशिका बन गई, कैंसर कोशिका अंदर किसी भी अंग में, कैंसर होता है ना, किसी ऑर्गन के लिए होता है, बाद में फैलता है पूरी बॉडी के अंदर। अंदर किसी भी अंग में कोई कैंसर कोशिका पैदा हो गई, तो वो कैंसर कोशिका भी तो बीमारी है ना। वो कैंसर कोशिका धीरे 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 पूरे शरीर में फैलेगी, ठीक है। तो उस कैंसर कोशिका को हमने क्या नाम दिया कि ये जो कैंसर कोशिका है वो आंतरिक रोगाणु है। ये जो कैंसर कोशिका है क्या है? आंतरिक रोगाणु है, क्योंकि ये भी तो एंटीजन है। तो चाहे रोग अंदर पैदा हो चाहे रोग बाहर से आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। फिर इस एंटीजन को मारने के लिए शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी इंग्लिश का नाम है, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं, प्रतिरक्षी भी कहते हैं एंटीबॉडी। अब
एंटीजन तो बाहर से आ रहा है या फिर अंदर बन रहा है, तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? WBC बनाती है। रक्त की एक कोशिका होती है WBC, श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये WBC क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। WBC क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। और ध्यान रखना, एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध बनती है। जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन अंदर आएगा तो WBC तुरंत क्या बना लेगी? एंटीबॉडी, और उस एंटीजन को एंटीबॉडी तुरंत क्या कर देती है? मार देती है। एक चीज का ध्यान रखना, एंटीबॉडी की जो पहचानने की क्षमता होती है वो अद्भुत होती है। अद्भुत का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी को तुरंत पहचान लेता है। अब चाहे एंटीजन कितने ही दिनों के बाद शरीर में आए, 10 साल, 5 साल, 25 साल या 100 साल, एंटीबॉडी तुरंत किसको पहचान लेती है? एंटीजन को। एंटीबॉडी ब्लड में बनकर पड़ी रहती है। WBC ने एंटीबॉडी बना दी, अब वो एंटीबॉडी ब्लड के अंदर पड़ी है। जब कभी भी एंटीजन अंदर घुसेगा या जब कभी भी शरीर को एंटीजन अंदर पैदा करेगा तो WBC उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी और उसको तुरंत क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि नष्ट कर देगी। तो ये छोटी सी कहानी थी एंटीजन और एंटीबॉडी की। ये तो हमें बाद में डिटेल से पढ़ना है। तो देखो, 3 चीज मैंने आपको बताई, प्रतिरक्षा, एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीजन बाहर से आने वाली बीमारी, एंटीबॉडी शरीर खुद बनाता है, एंटीबॉडी एंटीजन को मारता है जिससे हमारा शरीर अच्छा होता है। उससे हमारे शरीर का क्या बनता है? प्रतिरक्षा। मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता बनती है ना, वही तो प्रतिरक्षा है। तो प्रतिरक्षा कब पैदा होगी? जब एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगी तो प्रतिरक्षा बन जाएगा। तो 3 शब्दों पर पूरा चैप्टर घूम रहा है, प्रतिरक्षा, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो प्रतिरक्षा विधियां हैं, एंटीबॉडी कैसे बनती है, एंटीबॉडी एंटीजन को कैसे मारती है, तो एंटीजन जब एंटीबॉडी जब एंटीजन को मारती है तो क्या बनती है? प्रतिरक्षा। तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूं वो ये है कि किस किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रतिरक्षा विधियां। मतलब कितने प्रकार की विधियां हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा है, किस किस तरीके से एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है। नोटिस करना, ये कुछ बेसिक समझा है मैंने चैप्टर का। देखो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरक्षा विधियां। प्रतिरक्षा विधियां, मेथड ऑफ इम्यूनिटी, मेथड ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। ठीक है, प्रतिरक्षा विधियां। देखो, प्रतिरक्षा शब्द के बारे में आप भली भांति जान चुके हो कि प्रतिरक्षा क्या चीज है, कैसे प्रतिरक्षा विधि तैयार होती है, वो सब आप पढ़ चुके हो। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक जो प्रतिरक्षा विधि है वो तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। दूसरी जो प्रतिरक्षा है, एक तो स्वाभाविक है और दूसरी है उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। कितने टाइप की प्रतिरक्षा विधि? 2 टाइप की। एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। एक तो स्वाभाविक और एक उपार्जित। तो अब डिटेल से पढ़ते हैं इनको। नंबर 1 पर मैं डाल लेता हूं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, इन्नेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी मेथड। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी मेथड, स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब है ये जो प्रतिरक्षा विधि है, ये जो इन्नेट या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, ये हमारे शरीर में स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब ये हमें जन्मजात मिलती है। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म से हम इस प्रकार की प्रतिरक्षा विधि को लेकर पैदा होते हैं। एक तो ये जन्मजात होती है, मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमको मिलती है ना, वो हमें बचपन से मिलती है। किसी की इम्यूनिटी सिस्टम या किसी की प्रतिरक्षा बहुत अच्छी होती है, मतलब वो चलते से बीमार नहीं होते, और कुछ बच्चे चलते से बीमार पड़ जाते हैं। इनका मतलब उनकी प्रतिरक्षा विधि क्या है? थोड़ी सी कमजोर है।
तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा जन्मजात होती है। ये प्रतिरक्षा विधि कैसी होती है? जन्मजात। दूसरी बात, ये हमें प्रकृति से मिलती है तो इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं। इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी बोल सकते हो, स्वाभाविक बोल सकते हो, और प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको अंतर्दिष्ट विधि भी कहा जाता है। अंतर्दिष्ट विधि। वापस देखो एक बार, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि स्वभाव से ही, बचपन से ही, ये हमें बचपन से मिलती है इसलिए इसको जन्मजात भी कहते हैं। ये प्रकृति हमें दे रही है, प्रकृति ये हमें समाहित कर रही है, प्रकृति हमारे अंदर, तो इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। और अंतर्दिष्ट, ये हमें नेचर से मिली है, अंतर्दिष्ट हुई है, हमने लिया इसको, तो इसको अंतर्दिष्ट प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में इस नाम से भी आ सकती है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, अंतर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं। एक तो ये, मतलब एक तो ये पॉइंट याद रखना, इसके चार चार नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट, यह है प्रतिरक्षा विधि किसी विशिष्ट एंटीजन के लिए एकजुट होकर लड़ती है, एकजुट होकर लड़ती है। देखो, स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है ये पूरे शरीर की प्रतिरक्षा विधि है। अब बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, ठीक है, बाहर से कोई प्रतिजन आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का कोई विशेष अंग या कोई WBC के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी लड़ेगी, नहीं, पूरा शरीर। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में ये स्पेशल बात है, इसके लिए नोटिस कर लेना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में पूरा शरीर एकजुट होकर उस एंटीजन के विरुद्ध लड़ता है। जैसे मैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल दूं, त्वचा एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का उदाहरण है। तो बताओ, त्वचा सबके लिए लड़ती है, चाहे किसी भी प्रकार का एंटीजन बाहर से आए, किसी भी प्रकार का प्रतिजन हमारी बॉडी में एंटर करे, त्वचा लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? त्वचा ने हमारे शरीर के प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? तो स्किन है, जो त्वचा है, ये बिल्कुल एक कंप्लीटली एकजुट होकर बाहर से आने वाले एंटीजन के लिए लड़ रही है ना। तो ये कौन सी विधि होती है? स्वाभाविक का यही पैतरा है। ध्यान रखना, बाहर से आने वाले रोगाणु या अंदर बनने वाली रोगाणु के लिए पूरा शरीर एकजुट होकर लड़ाई करता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और ये हमें जन्म से मिलती है, ये हमें जन्म से मिलती है। दूसरी बात, यह प्रतिरक्षा विधि किसी भी विशिष्ट एंटीजन के लिए एकजुट होकर लड़ती है। अब इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं शरीर के, उनको भी हम इसके प्रकार के रूप में पढ़ेंगे। तो जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, ये इसके 5 प्रकार है। कितने प्रकार है इसके? 5। तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो, पहला जो टाइप है वो है भौतिक अवरोधक। और भौतिक अवरोधक का एग्जाम्पल है त्वचा, श्लेष्मा, नासारोम, त्वचा, श्लेष्मा, नासारोम। देखो, भौतिक अवरोधक का मतलब है, ये किसका एग्जाम्पल है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का। क्या त्वचा बाहर से आने वाले एंटीजन या त्वचा बीमारियों से नहीं लड़ती? जो त्वचा है उसने हमारे शरीर को ढक रखा है, त्वचा ने हमारी बॉडी का एनवेलप कर रखा है, इसका आवरण बना रखा है, तो हमारे अंदर वाले ऑर्गन बिल्कुल सेफ है। स्किन के जस्ट नीचे क्या आएगा? ब्लड आएगा, ब्लड के मांसपेशियां, हड्डियां, इन सबको कवर्ड किसने कर रखा है? त्वचा ने तो कर रखा है। मान लो अगर हमारे यहाँ पर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो हम उसको टच भी नहीं कर सकते, बहुत दर्द होता है। हालांकि उस घाव के ऊपर अगर हवा का प्रेशर भी लगता है तो भी हम उस चीज को क्या नहीं कर सकते? सहन। तो त्वचा सहन कर रही है, और त्वचा ने हमारी क्या बना रखी है? प्रोटेक्शन बना रखी है या प्रतिरक्षा बना रखा है। श्लेष्मा या फिर नासारोम, नाक के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, तो ये भी सुरक्षा करते हैं। कैसे? बाहर से जो वायु अंदर घुसती है, उस वायु में बहुत सारे क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, धुआं के कण होते हैं, या अन्य ठोस अशुद्धियां। तो नाक के बाल क्या कर लेते हैं? उन अशुद्धियों को रोक लेते हैं ताकि वो अंदर नहीं जाए और श्वसन संबंधी रोग ना फैलाए। तो नाक के बाल भी लड़ रहे हैं, तो वो भी सबके लिए लड़ रहे हैं, एकजुट होकर, स्पेशल नहीं लड़ रहे। श्लेष्मा,
श्लेष्मा क्या है? इस नासा रोम के आगे जैसे आप आगे जाओगे तो ये जो नासा मार्ग है, नाक के जो रास्ते हैं, उनका जो फर्श होता है ना, नीचे वाली झिल्ली, वो क्या होता है? उस झिल्ली के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको उपकला झिल्ली बोलते हैं, वो श्लेष्मा छोड़ती है। श्लेष्मा एक तरल रूपी चिपचिपा पदार्थ है, और वो श्लेष्मा क्या करता है? वो श्लेष्मा जो अशुद्धियां नासा रोम नहीं चिपका पाया, जो अशुद्धियां नाक के बालों में नहीं चिपक गई, उनको श्लेष्मा चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता। तो ये भी प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी। सेकंड मेथड में अप्लाई करूं, सेकंड मेथड है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक, और रासायनिक अवरोधक का क्या मतलब है? रासायनिक अवरोधक में एग्जाम्पल आते हैं जैसे अश्रु है, पसीना है, ठीक है, आमाशय में पाया जाने वाला HCl अम्ल है, योनि में पाया जाने वाला अम्ल है, योनि में पाया जाने वाला एसिड या अम्ल है। अब देखो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का सेकंड एग्जाम्पल है रासायनिक अवरोधक, केमिकल बैरियर। इसमें अश्रु, जो आंसू निकलते हैं ना, वो प्रोटेक्शन करते हैं। आंसू आते हैं, हमारी आंखों की सफाई होती है, जितना भी कचरा आंख में था वो सब आंसू के साथ बाहर आता है। पसीना, पसीना बाहर निकलता है तो अपने साथ बहुत सारी आंतरिक अशुद्धियां, बहुत सारी शरीर की आंतरिक अशुद्धियों को बाहर लेकर आता है पसीना। पसीने के साथ यूरिया बाहर आता है, एमिनो अम्ल बाहर, यूरिक एसिड बाहर आता है, कई प्रकार की शुद्धियां, यकृत में पाए जाने वाले बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ऐसे लवण बाहर आते हैं, वर्णक बाहर आते हैं। HCl अम्ल, HCl अम्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आमाशय में बनता है। HCl अम्ल क्या? भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, भोजन के साथ जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो और पेट के अंदर जितने भी निष्क्रिय एंजाइम है उनको सक्रिय बनाता है HCl। योनि में पाया जाने वाला, योनि क्या है? योनि लड़कियों और महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्सुअल ऑर्गन है, लैंगिक अंग है। तो ये क्या करता है? योनि की अगर मैं बात करूं ना, उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा नमी होगी ना, जितनी ज्यादा नमी, उतने ही जीवाणु या विषाणु लगने के चांस होते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। तो योनि में नमी भी है और इन्फेक्शन भी ना फैले, इसलिए योनि में एक विशेष प्रकार का अम्ल निकलता रहता है। वो अम्ल क्या करता है? उस योनि में पैदा होने वाले जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देता है। तो प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रतिरक्षा को बना रखा उन्होंने। तीसरा जो बैरियर है वो है कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक। अब कोशिका अवरोधक क्या है? देखो, बहुत सारी भक्षकाणु कोशिका होती है, बहुत सारी भक्षकाणु कोशिकाएं। अब ये जो भक्षकाणु कोशिकाएं हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, ये जो भक्षकाणु कोशिका है WBC की कोशिका होती है। किसकी कोशिका होती है? WBC की। और भक्षकाणु का मतलब है भक्षण करना। किसका भक्षण करना? बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का। जैसे बाहर से हानिकारक जीवाणु या एंटीजन अंदर जाते हैं तो WBC की कोशिकाएं उनको क्या कर लेती है? भक्षण, यानी कि उनको फेगोसाइट कर देती है, उनको नष्ट करने को तैयार हो जाती है। तो ये कोशिका अवरोधक है। एक इसका एग्जाम्पल है ज्वर और एक एग्जाम्पल है सूजन। तो जो ज्वर है, बुखार आती है, बार बार बुखार आना बीमारी है, बार बार बुखार आना बीमारी है, लेकिन बहुत दिनों से बुखार आती है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। तो ज्वर का मतलब होता है जैसे ही बुखार चढ़ती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने से शरीर के अंदर जितने भी विषैले बैक्टीरिया हैं, जितने भी विषैले जीवाणु हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो जो ज्वर है वो भी एक प्रकार का प्रतिरक्षा का काम करती है, लेकिन बहुत दिनों से आने वाली, बार बार ज्वर नहीं। ऐसे ही सूजन भी किसी ना किसी तरीके से प्रतिरक्षा में काम करती है। तो ये एग्जाम्पल है किसके? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो एक विधि तो कंप्लीट, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जन्मजात होती है, हमें जन्म से मिलती है, इसलिए इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है, अंतर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो विधि है, इसको संपूर्ण शरीर मेंटेन करता है, बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या एंटीजन या अंदर बनने वाले एंटीजन के लिए यह विधि कंप्लीट एकजुट होकर लड़ाई करती है। शरीर का कोई विशेष अंग इसके लिए लड़ाई नहीं करता। यह जो प्रतिरक्षा विधि है, ये सभी प्रकार के प्रतिजनों के लिए, ध्यान रखना, ये सभी प्रकार के प्रतिजनों के लिए नहीं लड़ेगी उपार्जित, लेकिन ये सभी प्रकार के प्रतिजनों के लिए अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि।
नंबर 2 पर कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। नंबर 2 वाली कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। देखो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या होती है, सुनना ध्यान से, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा सभी प्रकार के जीवाणुओं के लिए लड़ेगी। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि सभी प्रकार के एंटीजेंस, सभी प्रकार के प्रतिजेंस के लिए क्या करती है? लड़ाई करती है एकजुट होकर। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विधि ऐसा नहीं लड़ती। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि किसी विशेष एंटीजन के लिए लड़ती है। देखो इसमें तो ये जो स्वाभाविक थी ना, ये तो सबके लिए लड़ रही थी। त्वचा थी, सबके लिए लड़ेगा, नाक के बाल सबके लिए लड़ेगा, ठीक है, HCl है, सबके लिए लड़ेगा। लेकिन उपार्जित में ऐसा नहीं होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा, ध्यान देना, उपार्जित यही डाल देता हूं एक बार, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसमें होता क्या है? उपार्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड, मतलब प्राप्त करना। ये प्रतिरक्षा विधि जन्मजात नहीं होती, इसे हम बाद में प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं वो तो पूरा पढ़ने से पता लगेगा। प्राप्त ऐसे करते हैं, ये प्रतिरक्षा, जैसे मान लो 2 लड़के हैं, एक का प्रतिरक्षा कमजोर है, एक का प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? मजबूत है। तो जो मजबूत है ना, तो कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई तो कारण होगा जो उसका मजबूत है, कोई तो कारण होगा जो उसका कमजोर है। मतलब जिसका मजबूत है वो अच्छे पोषक पदार्थ लेता है, वो अच्छी एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाता है, अच्छे वातावरण में रहता है, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो उपार्जित ये उस लड़के ने बाद में प्राप्त किया, ठीक है। एक लड़का है जो कमजोर खाना खाता, कमजोर से मतलब है पोषक पदार्थ नहीं खाता, टाइम से एक्सरसाइज नहीं करता, या दूषित वातावरण के अंदर रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या है? बिगड़ गया। तो उस एक लड़के ने इसको बाद में प्राप्त किया, और उसने एक ने क्या किया? प्रतिरक्षा को कमजोर बना लिया। तो ये जो प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि है, ये हम बाद में प्राप्त करते हैं, अच्छे पोषक पदार्थ खाकर, अच्छे वातावरण में रहकर, अच्छा व्यायाम करके, जिससे प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तो ये जन्मजात नहीं होती, इसको बाद में प्राप्त करते हैं। इसको अनुकूली भी बोला जाता है, अनुकूली प्रतिरक्षा विधि, ठीक है। अनुकूली के साथ साथ इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। 2 नाम है इसको, अनुकूली प्रतिरक्षा विधि जो वातावरण के अनुकूल हो, और एक विशिष्ट का मतलब ये है कि यह प्रतिरक्षा विधि सभी प्रकार के एंटीजेंस के लिए लड़ाई नहीं करती, ये किसी विशेष एंटीजन के लिए लड़ाई करती है। मान लो बाहर से कोई विशेष एंटीजन आ रहा है, तो उसके लिए ही शरीर अंदर से क्या बनाएगा? WBC बनाएगा, ठीक है, और वो उसके लिए लड़ाई करेगी विशेष के लिए। अब जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होती है ना, ये भी कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी है, ठीक है, वो बता दूं। एक प्रतिरक्षा विधि है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। दूसरी कौन सी है? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब सक्रिय क्या होती है, निष्क्रिय क्या होती है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।